हेलो यंग लेडीज़, हाउ आर यू। आई होप आप सबने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है कल की वीडियो देख के और मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई है। अगर जिसने नहीं करी है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एट द एज ऑफ 40, जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये तो अब आप सबको पता चल ही गया कि 40 के आसपास हमारे काफ़ी सारे छोटे छोटे हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और फिर इन सब से रिलेटेड और जॉइंट प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो 40 की एज तक आते आते आप सब ने नोट किया होगा कि मोस्ट ऑफ़ यू स्टार्ट गेटिंग ओबीज़। इंडिया में काफ़ी परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो ओबीज़ हो जाते हैं, और कुछ साल के बाद अगर आपके जेनेटिक हिस्ट्री भी है तो आप डायबिटिक भी हो जाते हैं, और 40 नहीं तो 50 के आसपास आपको जॉइंट इश्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी हाई टाइम कि हम लोग अपने न्यूट्रिशन पे इस टाइम में ख्याल करें। तो देखिए, हम इधर उधर की बात किए बिना लेट अस कम कि हमारी डाइट इस टाइम में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हमारी डाइट में होने चाहिए जिससे कि हमारे को प्रॉब्लम्स कम आए। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि न्यूट्रिशन में हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। समझने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं। तो इस स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे को प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हमारी वेजिटेरियन इंडियन डाइट में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। खाना तो हमको काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। यूजुअली हमको अपने बॉडी का जितना वेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो उसके अराउंड हमको प्रोटीन खाना होता है। पर देखिए, एक हमारी वेजिटेरियन इंडियन डाइट में इतना सारा प्रोटीन डेली खाना मुश्किल है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप ग्रेजुअली अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। तो सेकेंड चीज़ है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्योंकि हमारा इंसुलिन हार्मोन 40 की एज के आसपास बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ग्रेजुअली हमको कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे कम करने चाहिए। तो हमें हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। थर्ड थिंग जो है वो है फैट। तो फैट का अमाउंट अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमम करें, लेकिन प्लीज़ फैट फ्री डाइट नहीं लें। फैट भी हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फैट खाना, हेल्दी टाइप ऑफ फैट खाना ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। तो देखिए, डाइट में आपके जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो मिलते हैं मिल्क से, मिल्क प्रोटीन से, एग से, फिश से, चिकन से, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलता है। पर हमारे बहुत सारे जो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए दालें भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो दाल भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसमें आपको डेली में आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक थोड़ा रखना चाहिए, और आपको दाल का कंजम्पशन करना चाहिए। जो लोग एग्स वगैरह खाते हैं और नॉनवेज में चिकन वगैरह खाते हैं, तो दे शुड टेक एग्स और साथ में चिकन, और ओकेजनली आप दूसरे रेड मीट वगैरह की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, वो कम बार खाइए। फ़िश बहुत अच्छी रहती है, फ़िश में आपको काफ़ी कुछ मिलता है और प्रोटीन बहुत हाई होता है, तो फ़िश का इंटेक अच्छा रखिए। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो है हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, जो कि हमको होल ग्रेन्स में, जैसे कि साबुत अनाज जो होता है, जैसे कि हमारी दालें हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, ये सब चीज़ों में मिलता है, और वेजिटेबल्स में मिलता है और फ्रूट्स में मिलता है। तो हमको इनका इंटेक अच्छे से करना चाहिए। और मैदा, सूजी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये सब हमको अपने डाइट से कम करना चाहिए। बेकरी और केकरी आइटम्स हमारी डाइट में बहुत कम होने चाहिए। रिफाइंड शुगर्स जो है बहुत कम होनी चाहिए। देखिए, मैं उस तरीके की नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल रफ लाइफ लीड कीजिए, बिल्कुल भी आप शुगर मत लीजिए, बट प्लीज़ कोशिश करिए कि आपका शुगर इंटेक बहुत कम हो। जैसे कि अगर कोशिश करें कि अगर आप चाय कॉफ़ी जो है विदाउट शुगर ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ओकेजनल इवेंट होना चाहिए। जैसे कई लोगों को बिल्कुल आदत होती है कि भाई हम कोल्ड ड्रिंक के बिना खाना ही हजम नहीं कर सकते, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम आएगी।
तो आपके डाइट में से ये सब निकल जाना चाहिए। इसकी जगह आप छाछ लीजिए, विदाउट शुगर की आप चाय, कॉफ़ी ये सब ले सकते हैं। और आप वेजिटेबल्स का अमाउंट धीरे धीरे अपनी डाइट में बढ़ाइए, सैलेड्स का अमाउंट आप बढ़ाइए। रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए, और साथ में फ्रूट इंटेक भी आपका अच्छा होना चाहिए। फैट्स में आप अच्छे हेल्दी फैट्स खाएं, कुकिंग मीडिया आपका अच्छा होना चाहिए, और कुछ बहुत हेल्दी ऑयल्स जैसे होते हैं आपके वर्जिन ऑलिव ऑयल वगैरह, वो सैलेड्स में यूज़ करें, और थोड़ा थोड़ा घी वगैरह ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, लेकिन आई एम नॉट एंटी घी, थोड़ा घी आपको खाना चाहिए, उससे आपकी बोन्स वगैरह अच्छी रहती हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें फास्टिंग के बारे में। ये बहुत आजकल का लेटेस्ट टॉपिक चला हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल दैट। तो हम उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर मैं शॉर्ट में इस टॉपिक को बहुत टच करना चाहूँगी कि देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक इंसुलिन का रिस्पॉन्स होता है। 40 के आसपास आते आते हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए ये स्पाइक्स हमारी हायर आती हैं, उससे हमारा वेट गेन की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो हमको अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक्स नहीं देनी चाहिए। इसके लिए हमारे को, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रहा होगा, बट मैं आपको सिंपल वे में बोलूँगी कि बार बार खाना मत खाइए। आपकी नंबर ऑफ मील्स जो हैं दिन में वो डिक्रीज होनी चाहिए, स्पेशली दी कार्बोहाइड्रेट मील्स। सो आप दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मील्स लीजिए, और कोशिश कीजिए कि मैं तो बोलूँगी कि मेजर मील्स आप 2 ही लीजिए, और उसके अलावा आप स्मॉल मील्स 2-3 ले सकते हैं। लेकिन स्मॉल मील्स में आप क्या खा रहे हैं ये ध्यान रखिए, वो थोड़ा सा हाई प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सैलेड ले लिया विद पनीर, या थोड़े आपने नट्स ले लिए, इस तरीके का आप अपना डाइट में रखिएगा। फास्टिंग में दूसरी चीज़ जो होती है कि जो हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब पेट फूला फूला लगता है, ये सब कुछ लगता है, तो जब हम कम बार खाते हैं तो इसकी टेंडेंसी भी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि आप 12 आवर्स का कोशिश कीजिए कि फास्ट कीजिएगा, लेकिन 12 नहीं होता है तो 10 कर लीजिएगा। देखिए, बहुत इजी होता है ये। नाइट में हम सो जाते हैं, तो अगर हम सपोज़ कीजिए कि रात को हमने 9 बजे खाना खाया है, अगली मील हम सुबह 7 बजे खाते हैं, तो देखिए 10 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। पर उसमें वो आदत प्लीज़ छोड़ दीजिए कि हम रात को 9 बजे के बाद रिलैक्स होकर टीवी देखने बैठे और हमने अपना चिप्स का पैकेट निकाला, टीवी देखते जा रहे हैं, चिप्स खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं, चिप्स खाते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस हैबिट को आप छोड़ दीजिए अपनी। और इसके साथ मैं ये बोलूँगी कि सारे दिन में बीच बीच में भी खाना छोड़ दीजिए आप। तो फास्टिंग में 10 की जगह अगर आप 12 आवर्स कर सकते हैं तो इट इज़ बेटर। इससे ज़्यादा की फास्टिंग का हम टॉपिक फास्टिंग का अलग से लेंगे बाद में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 10 to 12 आवर्स की आप फास्टिंग ज़रूर करें। और किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि रिलैक्स होके करिए। देखिए, किसी दिन पार्टी है, किसी दिन कोई प्रॉब्लम है आपको, मेडिकल कोई इशू है, तो उस दिन मत कीजिए फास्टिंग। मतलब ऐसा लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि भाई हमने फास्टिंग डिसाइड कर ली कि भाई 12 घंटे नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। भाई लाइफ में हमारे को रिलैक्स और चिल रहना भी ज़रूरी है। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो कभी ना कभी तो थोड़े ब्रेक्स आएंगे ही, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दोज ब्रेक्स। तो उस ब्रेक्स को रखते हुए इन जनरल अगर आप अपना हफ्ते में 5-6 बार भी आपकी, 4 बार भी अगर आपकी इस तरीके से 10 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब फास्टिंग हो गई आपकी, ये हो गई। अच्छा हाँ, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना भूल गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हर स्टेज में बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस टाइम में जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो प्लीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ख्याल कीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जो आपके वाइटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, और इस तरीके की एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस पे आपको ख्याल करना है। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल डाइट से लें। तो मैं उसमें जो आप सैलेड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इसमें आपका बहुत अच्छा न्यूट्रिशन जाता है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हफ्ते में 2-3 बार वेजिटेबल जूस पीजिए। फ्रूट्स जूस तो मैं बहुत रिकमेंड नहीं करती, आपको कभी पसंद हो तो ले लीजिए, अदरवाइज़ फ्रूट आपको होल ही खाना चाहिए। और वेजिटेबल का जूस आप 2-3 बार पी सकते हैं, क्योंकि जितना जूस 1 गिलास निकलता है आपका वेजिटेबल से,
उतना वेजिटेबल हमको रॉ खाना बहुत मुश्किल होता है। भाई खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं खा सकते तो हफ्ते में 2-3 बार आप 1 ग्लास वेजिटेबल जूस पी लीजिए, इससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे। अब 40 की एज पे हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी होती है, तो देखिए आप कैल्शियम वाला न्यूट्रिशन ज़रूर लीजिएगा। जैसे कि आपके पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही हो गई, प्रोबायोटिक्स हो गए, ये सब आप दही वाला प्रोबायोटिक लीजिए, इसमें कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और आप अपने डॉक्टर से पूछ करके आप अपना कैल्शियम सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपने विटामिन डी पर भी ख्याल करना है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि 40 की एज के बाद आप अपना रेगुलरली मेडिकल चेकअप ज़रूर कराइए। जब आप मेडिकल चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं प्लीज़, तो उसमें आप अपना विटामिन डी लेवल, B12 लेवल, कैल्शियम लेवल ये सब कराइएगा। और इसमें अगर आपका विटामिन डी लो है तो प्लीज़ विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम धूप में नहीं बैठ सकते एक्सपोज होकर के, तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें विटामिन डी जो है हमारे बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, तो आपके विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। विटामिन डी के साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप से आप विटामिन डी ढेरों ढेर मत खाते जाइए, क्योंकि विटामिन डी जो है, जो विटामिन होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, ये बॉडी के फैट के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाता है और इसको बॉडी से निकाला नहीं जा सकता। तो अगर आप एक्सेस खा लेंगे तो आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं कि वीडियो देखा और आपने बस अपना विटामिन डी की गोलियां लाए अपना फटाफट कि हम पता नहीं कितने अच्छे हो जाएंगे और खाते ही जाएं। तो आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में और अपने विटामिन लेवल्स देख करके ही विटामिन डी खाएं। और ये सब करके और ओबेसिटी का अपना ख्याल रखें और डायबिटीज़ का ख्याल रखें। अपनी टेस्टिंग्स कराते रहें डायबिटीज़ के लिए, और ब्लड शुगर्स आपको अपनी टेस्ट कराते रहना चाहिए, HbA1c टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं और ओबीज़ हैं तो फिर आपको अपना वेट वगैरह रिड्यूस करना चाहिए। उसके लिए मैं फिर कभी आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी डाइट ले जो आपको प्री डायबिटीज़ में आपका वेट रिड्यूस होगा। तो ख्याल रखें भाई, प्रोटीन खाएं, एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और खुश रहें। ओके बाय।